कहाँ तक हो गया? डिफरेंट रेट कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट कांस्टेंट। जैसे देखिए एक रिएक्शन से देखो मैं आपको दोनों रेट पढ़ा दिया हूँ, डिफरेंशियल रेट भी और इंटीग्रेटेड रेट भी। डिफरेंशियल रेट मेरा बोलने का मतलब है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/n1 माइनस ऑफ, लिख सकते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, बट प्रोडक्ट अगर मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शंस आपका है दे दिया के टाइम्स ऑफ concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y. X और Y are the order with respect to A and B. यहाँ पर ये K क्या है बताओ? K is the rate constant of reactions. K क्या है? Rate constant of the reactions. देखो ये इंटीग्रेटेड रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस वन इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और ये क्या है आपका? डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं इसको। क्योंकि डिफरेंशिएशन वगैरह दिख रहा है ना इसमें, इसलिए इसको डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ए, और लिखना होगा ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, लिख सकते हैं बताओ। ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी इक्वल टू दिस, कर सकते हैं ना। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम। अब यहां पर देखिए माइनस dA अपॉन dt दैट इज इक्वल टू K A concentration of X concentration of B to the power Y। अब ये समझे, ये चीज क्या है बताओ? ये चीज क्या है? change in concentration. This is the rate of disappearance of A
अगर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे तो रेट ऑफ रिएक्शंस आ जाता था। दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको हमने क्या बोला के के क्या है, के इज नथिंग बट क्या, के इज नथिंग बट दैट वन इज के इंटू n1। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि रेट इसको क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये रिलेशंस आ गए, ध्यान रखना है। तो इसी तरह अगर मैं के भी लिखना चाहूं तो क्या होगा बताओ, के बी इज इक्वल टू के इंटू m1 लिख सकते हैं। आप क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू दिस, इसी तरह करोगे ना, और फिर क्या होगा, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो मैं जनरलाइज कर सकता हूं, क्या जनरलाइज कर रहा हूं समझे, अगर आपको ये लिखना के क्या है तो लिख लेना, लिखना है दिस इज द रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए। इसी तरह के भी लिखना है तो लिख लेना दिस इज द रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बी, के इज द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ओवरऑल हम जनरलाइज करके फॉर्मूला बना रहे हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बता रहा हूं, पहले लिखो। लिख लिया, कोई दिक्कत है, समझ गया, चलो देखो अभी क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन है, अब यहाँ पर दे दिया फाइंड रिलेशन बिटवीन के ए, के बी एंड के सी, जहां पर ये के क्या है, वेयर के ए इज द रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए। इसी तरह के बी क्या है, के सी क्या है, के बी और के सी में रिलेशंस निकालना है।
क्या 2:1:3? क्या ये बोल रहे हो, जैसे ये बोल रहे हो क्या K1 2:3? तो कैसे करेंगे, सिंपल है। K इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 × K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से K रिएक्शन निकाल लो, दैट वन इज K/2 लिख सकते हैं। इसी तरह Kb इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, 1 × रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू बताओ Kb होगा। इसी तरह Kc इज इक्वल टू क्या, 3 × K, तो यहाँ से K का वैल्यू निकाल लो, Kc/3। देखो सब K ही है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, K/2 इज इक्वल टू Kb इज इक्वल टू Kc/3। यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 या 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3Ka 6/2 दैट इज 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 6Kb दैट इज इक्वल टू 2Kc। यही हो जाएगा, यही रिलेशन है। इस तरह का ऑप्शन रहेगा ABCD कर कर, तो आपको ऐसा ऑप्शन देखकर टिक करना है। अब ये सब में तो कोई हम लोग इसको और सिंप्लीफाइड तो नहीं कर सकते हैं, यही रिलेशंस निकालना था, आप लोगों ने भी निकाला, सही निकाला। क्या इस तरह रिलेशन आपको दिया रहता है ऑप्शंस में, वो नहीं उस तरह 2:1:3 नहीं रहता। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इफेक्ट of concentration on the rate of reactions। इसको समझे थोड़ा, जैसे मान लो कि A gives rise to प्रोडक्ट है, A gives rise to प्रोडक्ट, हम इसका रेट इक्वेशन भी लिखकर आपको दे रहे हैं, दैट रेट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये रेट लॉ हम लिख कर दे दिया आपको, क्योंकि इसको लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ती, तभी हमको ऑर्डर पता चला, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A इज 1, तो ये लिखकर मैं आपको दे दिया। अब यहाँ पर समझे, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल करूं तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, यही हमको पता करना है अभी। अगर A के कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल करें तो रेट क्या होगा, रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रेट भी यहाँ पर देखो डबल हो जाएगा। कैसे एनालाइज करना है, पहले बेसिक सीखे। देखो मान लेते हैं पहले जो रेट है, रेट 1, दैट वन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल रेट यहाँ पर कर देता हूँ A1 कर देता हूँ। हम आपको क्या बोला जा रहा है कि रेट को आपने क्या किया, डबल किया, आज कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से K पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। K कब चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज करने से K चेंज होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया बताओ, यही बोला गया ना, कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल कर दिया। पहले A1 था, अभी 2A1 है, पहले 100 था तो अभी कितना हो गया, 200 हो गया, 2 टाइम्स कर दिया गया। तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर डिवाइड कर दो दोनों में से 2/1 क्या हो जाएगा बताओ,
रेट 2 अपॉन रेट 1, दैट वन इज इक्वल टू के कैंसल हो जाएगा, लिख देता हूं। ये 2 बचेगा यहां से, तो हम क्या लिख सकता हूं, रेट 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेट 1। मतलब क्या समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, यही हो गया ना। पहले रेट 1 था, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो रेट 2 कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। ये समझ रहा है। जैसे चलो एक और क्वेश्चन। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करूं, तो यहाँ पर क्या लिख, यहाँ पर क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल, रेट बिकम डबल, यही पता लगा ना आपको, रेट डबल हो गया। अब यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो क्या होगा बताओ, 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे, वही सेम मेथड से करना है एज इट इज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो कितना टाइम से बढ़ जाएगा, 4 टाइम से बढ़ जाएगा। ये जी समझ रहे हो ना। तो इसको क्या पूरा लिखने की जरूरत है, हम यहाँ पर एक सिंपल सा भाषा में अगर लिखना है तो लिख लो। अब क्या करोगे, रेट 1 दैट इज इक्वल टू रेट 2 निकालोगे, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ रेट 1 आ जाएगा। तो देखो ओवरऑल मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बना रहा हूँ, पहले ये चीज देखते चलो। पहले तो हम बेसिक चीजें, बेसिक कैसे निकालते हैं बता दिया। जनरलाइज रेट अगर निकालना है आपको, इसको इसको पहले लिख लो। चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। क्या इन दोनों पर एप्लीकेबल है या नहीं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है बताओ, 2, डबल कर रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो 2, 2 टू द पावर ऑर्डर, 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। तो यहाँ पर रेट भी क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 2 टू द पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2 दैट इज 4, 4 टाइम से रेट मेरा बढ़ रहा है। चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। अभी रेट का एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं, दैट इज के टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। अगर मैं ए के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं तो ए मेरे लिए कांस्टेंट है, उस पर कोई भी चेंज नहीं देखना है। ए के बारे में कुछ बोल रहा हूं, ए का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज हम नहीं कर रहे हैं, ओनली बी का कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो ए कांस्टेंट है मेरे लिए, ए कांस्टेंट है। तो अभी बताओ रेट कितना टाइम से बढ़ेगा, 8 टाइम, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 2 टाइम्स किया गया है। यहाँ पर 2 रखोगे और उस पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट इज 3, दैट इज 8 टाइम। रेट मेरा कितना टाइम से बढ़ जाएगा, 8 टाइम से बढ़ जाएगा। अगर निकालना था तो इजिली इस तरह से भी हम लोग कर सकते जैसे कर रहे थे, रेट 1 इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का क्यूब, रेट 2 जो होगा दैट इज के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर,
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के जगह 2 भी रख देंगे का क्यू। अब दोनों को डिवाइड कर दो, यहां से क्या निकलेगा बताओ, रेट 2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रेट 1, यही निकलेगा ना। चलो थोड़ा सा अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, concentration of A is double and concentration of B is triple, तो रेट बताओ। हाँ तो अभी रेट क्या होगा, न्यू रेट जो होगा, आप पहले ट्रेडिशनल मेथड से करो। डबल एंड concentration of B is triple, नाइन्टी एट होगा, 98 टाइम से बढ़ जाएगा, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 108। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 इंटू 3 टू द पावर 3 दैट इज कितना हो जाएगा 27 इंटू 4 कितना होता है 108 टाइम्स। रेट आपका 108 टाइम से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या, चेंज इन रेट दैट इज इक्वल टू पाई। पाई का मतलब समझते हो, मल्टीप्लीकेशन करना। जैसे इसका मतलब क्या होता है, समीशन, एडिशन करना। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ये यहां पर लिख लेना, फॉर सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल रिएक्टेंट। तो क्या ये अप्लाई करके देखो, ये हो रहा है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ट्वाइस हो रहा है, 2 टू द पावर 2, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो 3 टू द पावर 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यही है ना। तो 108 आ जाएगा यहाँ से भी, समझ रहे हो या नहीं। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा करते हैं, ए को डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, हाफ करेगा, तो आपको फाइनल रेट बताना है। ये तो बना लिया ना सब, ये बना लिया ना। जैसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो के टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डबल किया गया और इसको ट्रिपल किया गया। यहाँ से रेट 2 का वैल्यू जो आएगा दैट इज 108 टाइम्स ऑफ रेट 1, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन जो है, concentration of A is half and concentration of B is double, तो रेट बताओ। यही सेम क्वेश्चन चल रहा है, ये पहला बिट, ये दूसरा बिट,
ये तीसरा बिट। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे तो क्या होगा, जो फाइनल रेट होगा, रेट 2 जो होगा, दैट विल बी concentration of A is halved, change in concentration of A to the power order into concentration of B to the power Q। कितना हो जाएगा बताओ? 2 टाइम्स। समझ गया ना, ये 2 टाइम्स। अगर ट्रेडिशनली निकालना है तो भी निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे, A/2 रख दोगे, A/2, और यहाँ पर क्या रखोगे, 2B। समझ में आ रहा है या नहीं? अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा वॉल्यूम से प्ले करेंगे। क्वेश्चंस में कभी वॉल्यूम भी क्या, वॉल्यूम के टर्म्स में क्या बोलेगा, हाफ कर गया, डबल कर दिया, तो उस पर हम चेंज कैसे निकालेंगे, तो पहले उसको समझो। अगर ऐसा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा लिखा गया है कि कंटेनर का वॉल्यूम, जिसमें ये रिएक्शन हो रहा था A प्लस गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, उसका कंटेनर का हम वॉल्यूम को डबल कर दिए, तो अभी रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N/V। अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ये होगा ना, जितना से वॉल्यूम को बढ़ाओगे उतना से कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज concentration of A is half and B का भी concentration हाफ हो गया। यही हो गया ना, अगर आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। जितने भी रिएक्टेंट हो गए उस कंटेनर में, सब का क्या 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 होगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो अभी फाइनल रेट बताओ, जैसे इनिशियल रेट तो आपका यही था, जो फाइनल रेट था दैट इज के, इसको हाफ कर दिया गया, जो रेट दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना निकल जाएगा बताओ, 1/32। ये क्या आ जाएगा, 1/32। तो इसका मतलब समझते हो, ये जो रेट होगा, रेट आपका जो होगा 32 टाइम से घट जाएगा। दोनों इस तरह का भी ऑप्शन रख सकता है, रेट डिक्रीजेज बाय 32 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। यही है ना, 1/32 टाइम्स ऑफ रेट 1। या इसका मतलब होता है कि जो रेट है दैट इज डिक्रीजेज बाय 32 टाइम्स ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसी तरह यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में भी रहेगा, तो आप काम कर सकते हो। कैसे, चेंज इन रेट दैट इज इक्वल टू 1 चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम टू द पावर ओवरऑल ऑर्डर। अब अप्लाई करके देखो वही सेम रिजल्ट आता है या नहीं। तो आपको या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करें, या तो आप जो कॉन्सेप्ट बताएं उससे करें, दोनों से हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। देखो, अगर मैं वो अप्लाई करूं, चेंज इन रेट, अगर रेट निकालना है, क्या बोला गया, 1 चेंज इन वॉल्यूम, क्या किया गया, वॉल्यूम को डबल किया गया। ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 3 + 2 5, कितना आएगा बताओ, 32 टाइम्स। पहले मेथड
देखो कैसे किया गया, फिर एक लाइन में हम कैसे बनाएंगे इसको, समझ गया। चलो अब एक अगला क्वेश्चन। अगर रेट आपका है that is k times of concentration of A, अगर ये दे दिया है कि, रुक जाइए ये इतना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट का वैल्यू आपको दे दिया दैट वन इज 2 इंटू 10⁵ माइनस 5 मोलर दे दिया है। फाइंड फाइनल रेट ऑन doubling the concentration of A। और K का भी वैल्यू दे देता हूँ, लेट इट बी K that one is 10⁻³ लीटर पर मोल पर टाइम। सिक्सटीन इंटू 10⁻13। देखो पहले ये फाइनल रेट बताओ मुझे, फाइनल रेट दैट वन इज इक्वल टू कितना टाइम से बढ़ेगा, आप क्या कर रहे हो, ए का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, तो क्या होगा बताओ, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, यही होगा। 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट क्या है बताओ, के का वैल्यू कितना है 10⁻³ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये होगा कितना हो जाएगा बताओ, 8 इंटू 10⁻, ये 10 और ये 13, ये हो जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर है ना, तो 10 इसका भी स्क्वायर है ना। रुको रुको रुको, ये 4 इंटू ये के है, अच्छा इसका स्क्वायर होगा। देखो 4 टाइम्स ऑफ रेट, के का वैल्यू 10⁻³ और ये 2 इंटू 10⁻⁻ का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हुआ ना, अच्छा 16 इंटू होगा। हाँ अब हो गया, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो एक इस तरह का क्वेश्चन देखो, जैसे एनसीईआरटी बुक में आपको टेबल बनाकर दिया रहता है क्वेश्चन। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है,
NO का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है। ये सब कुछ चलो बना लिए। देखो 3 एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लो कि लैब में केमिस्ट्री लैब में गया, एक बच्चा ये एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया। हम ऐसे दिए तो क्या गलत है? आपको ये इसी तरह दे, आपको समझना पड़ेगा कि ये 3.6 इंटू 10⁻⁵ है। इसको लिख सकते हैं ना 3.6 इंटू 10⁻⁵। तो चलो इसमें देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जनरली हम लिख लेते हैं, जनरल रेट मेरा होने वाला है K टाइम्स ऑफ concentration of NO to the power X concentration of H2 to the power Y। ये जनरल है, जनरल रेट। अगर एक्स वाई का वैल्यू मिल गया तो मेरा रेट एक्सप्रेशन लिखा गया, ये है ना। एक्स वाई का वैल्यू ही ये टेबल निकालेगा। कैसे निकालेगा इसको समझे। देखो यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें। हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट को पकड़ रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट, ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर समझे, यहां से यहाँ क्या किया गया बताओ, इंटू 3 किया गया है। व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, नोट चेंज। इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं किया गया, नहीं किया गया मतलब भी नहीं है। तो और यहाँ पर रेट बताओ, रेट में क्या फर्क पड़ा, 3 टाइम्स हो गया। अब आप ही बताओ। देखो ये तो अभी कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, बी का कॉन्सेंट्रेशन H2 का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। आप ओनली क्या चेंजेस, NO का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो रहा है तो मेरा रेट 3 टाइम्स हो जा रहा है। इससे क्या पता चलता है, x का पावर कितना रखूं जो मेरा रेट डबल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 1 रखने से ही क्या हो रहा है,
अगर आप NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल 3 टाइम्स करते हो तो रेट भी 3 टाइम्स। इट कैन बी ओनली पॉसिबल अगर आप NO का पावर 1 रखोगे तभी पॉसिबल होगा। अगर ऐसा होता, देखो NO का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स करने से रेट आपका 9 टाइम्स हो जाता, तो ये पावर कितना होता? स्क्वायर होता। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो गया, ऑरली सॉल्व करेंगे, ये ऑरली सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 1 निकला। सिमिलरली अब आप क्या करो, 1 और 3 को एनालाइज करो। 1 और 3 को, 1 और 3 में देखो क्या किया गया है। ये 15 है ना, अच्छा ये 5 ही था। हाँ, 1 और 3 में क्या किया गया बताओ। ये डाटा सही है ना? क्या क्या 2 और 3 ऐसा है। हम यहाँ पर एक पॉइंट ला रहे हैं, एक पॉइंट ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10⁻³ हो जाएगा। अच्छा, चलो तो इसको ना आप चेंज कर लो, 3.6 इंटू 10⁻³ कर लो, अदरवाइज दिक्कत होगा। ये पॉइंट यहाँ पर रहता तो हो जाता, ये पॉइंट यहाँ पर रहता तो हो जाता। एक्चुअली क्वेश्चंस में क्या था, चलो ये 3.6 इंटू 10⁻⁵ हम्म, 36। अच्छा, ये 36 होना चाहिए। अच्छा, 1 और 3 को ऑब्जर्व करो आप, 1 और 3 को, तो ये सेम है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये 4 टाइम्स होगा तो 4 टाइम्स होगा, तो 4 टाइम्स होने के लिए कितना होगा, किसका स्क्वायर? कुछ गलती हो रहा है, रुक जाओ। ये 36 इंटू 10⁻⁴, ये 4 टाइम्स, अच्छा तो ये अब तो ठीक तो है, देखो ये 36 ही होगा, 36 है, सही है। देखो ये तो समझ में आ गया ना, x का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर समझे, अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करें, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को, तो ये क्या हो रहा है बताओ, ये 3 टाइम्स क्या है, सेम वैल्यू है ना, कांस्टेंट है, इसको अभी देखना नहीं है आपको है। यहाँ पर बताओ कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी 4 टाइम्स हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, y का वैल्यू भी 1 होगा, तभी ये पॉसिबल है। आप NO का कॉन्सेंट्रेशन अगर 4 टाइम्स कर रहे हैं, रेट भी 4 टाइम्स हो जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है y का वैल्यू भी 1 होगा। तो फाइनली क्या आंसर निकला आपका, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। यही कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ देता है, फाइंड ओवरऑल ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा 2। फाइंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, दैट इज 1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2, दैट इज 1। ये सब क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा क्या चीज पूछा है, तो ये समझिए कैसे करना है। यहाँ पर थोड़ा डाटा इधर उधर हो गया था, इसलिए दिक्कत हो रहा था। चलो एक और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ।
अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से वो डाटा मैनेज करते हैं। Cl2 NO का कॉन्सेंट्रेशन और इधर है रेट। जीरो 0.05, 0.15, 0.05। आपको रेट बताना है। बेसिकली एक्स और वाई का वैल्यू आपको डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपको सिलेक्शन देखो, आप उस दो को सेलेक्ट कीजिए जिसमें एक तो एटलीस्ट कांस्टेंट हो। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। एक लाइन में पेन भी नहीं उठाना है ऐसा मतलब डाटा। देखो अभी हम 1 और 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 और 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं। एनओ के एनओ से तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखें, एनालाइज करें कितना टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स। ये 5 और ये 15, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करने से फर्क क्या पड़ा, ये भी 3 टाइम्स हो गया, मतलब क्या निकला, 1। चलो अभी आप इन दोनों को कांस्टेंट किया था ना, अभी कोई ऐसा निकाले जिसमें ये कांस्टेंट हो। तो 1 और 3 को देख ले, 1 और 3 देखो ये कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, 3 टाइम्स किया, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करने से रेट पर क्या फर्क पड़ा, 9 टाइम्स हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब हम इसका वैल्यू 2 रखेंगे तभी पॉसिबल है। चलो समझ में आ गया ना, लगभग लगभग देखेगा 10 से 15 क्वेश्चन हो गया है टोटल। हाँ 1 और 3 क्या, हाँ ये सेम है, ये सेम है, ये 9 टाइम्स। क्या सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हम क्यों करेंगे, हम क्यों उसके लफड़ा में पड़ेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे। हमको तो चाहिए मतलब एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए ना, अब सॉल्व करते रहो। नहीं तो एक ट्रेडिशनल मेथड आता है, रेट 1 इसके टर्म्स में लिखूंगा, रेट 2 इसके टर्म्स में लिखूंगा, रेट 3 इसके टर्म्स में लिखूंगा, आधा घंटा बैठकर सॉल्व करते रहो। तो आपको सिलेक्शन करना है, इस तरह सिलेक्शन करना है ताकि मुझे एक कांस्टेंट वाला मिल जाए। चलो तो ये भी हो गया, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस। बट यही काम आप बोर्ड वगैरह, बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें करोगे तो मार्क्स नहीं देगा, नहीं देगा, लगेगा कि आप चीटिंग किए हो। बट आपको तो बोर्ड नहीं देना है, आपको कंपटीशन एग्जाम देना है जिसमें टाइम पर क्वेश्चन देखोगे तो 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है। 1 घंटा में 45 क्वेश्चन, लगभग 1 मिनट से कितना मिनट पड़ेगा बताओ। 1 मिनट 20 सेकेंड, तो वही लगभग क्योंकि 1 मिनट हम मानता हूँ, क्योंकि 5-10 सेकेंड तो आपको बबल फिल करने में टाइम लग जाता है, भरना पड़ता है ना उसमें। क्या, हाँ सर, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वहां पर थोड़ा सा अपना स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा आपको।
और आपका प्रैक्टिस ही रंग लाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तभी इस तरह का मतलब जल्दी जल्दी सोच पाओगे, दिमाग में आपका कैलकुलेशंस होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। ऐसा नहीं कि थ्योरी समझ गए तो आपका क्वेश्चन वहां पर बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। उस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 50 करेंगे तभी जाकर एग्जाम में वो सही बन पाएगा, क्योंकि एग्जाम में दिमाग पर प्रेशर भी बना रहता है, प्रेशर रहता है, प्रेशर के साथ एग्जाम देते हो। और एक ही टाइम आपको तीनों चीज दिमाग में रखना है, फिजिक्स भी रखना है, केमिस्ट्री भी रखना है, बायोलॉजी भी रखना है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको उस समय पर आपका प्रैक्टिस ही वहां पर परफेक्टनेस में कन्वर्ट होगा, प्रैक्टिस इतना करोगे। चलो नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। पहला, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। A gives rise to product. Rate is equal to लिखेंगे that is K times of, ये लिखेंगे, जीरो ऑर्डर है ना, ये पहला इंपॉर्टेंट रिलेशंस। देखो एक चीज और बताना चाहता हूँ, लिख लिए? क्या मैं इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दूं? इज इट एलिमेंट्री रिएक्शंस? आपको मैं एक्सप्रेशन भी लिख कर दिया हूं ना, तो क्या एलिमेंट्री रिएक्शंस है, सिंपल रिएक्शंस है? अरे यार पिछले क्लास ही पढ़ाया हूँ, इतना इतना सारा प्रैक्टिस कराया, तब घर पर आप पढ़ते नहीं हो। नहीं है, नहीं है। अगर रहता तो हमको इस तरह लिखना पड़ता। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। तो यहाँ से ये एक कंक्लूजन होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होगा। It is universal truth that zero order reactions is always a complex reactions. It will never a elementary reactions. तो यहाँ पर पहले ये कंक्लूजन लिख लो। नोट में लिख लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस will be always a complex reactions. हमेशा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होगा, एलिमेंट्री नहीं हो सकता है। दूसरा, रेट इज इक्वल टू क्या आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट आ रहा है। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड करेगा? नहीं। तो दूसरा कंक्लूजन लिखो यहाँ पर, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस is independent of concentration of reactant, independent of concentration of reactant, independent of concentration of reactant। फिर से मैं बोल देता हूँ, rate of zero order reactions is independent of concentrations of reactant। समझ गया ये चीज? तो ये पहला रिलेशन। टोटल इसमें 5 फॉर्मूला आएगा, गिन कर 5 फॉर्मूला, ये पहला, इसी तरह 5। अभी दूसरा देखो आने जा रहा है। दूसरा वाला गोल्डन फॉर्मूला, वो ज्यादातर आप यूज करोगे। देखो t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, डेरिवेशन भी कर देता हूं। चलो मान लो कि C नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जीरो, t इज इक्वल टू टी टाइम पर Ct, Ct क्या होता है? दैट इज C नोट माइनस एक्स। Ct क्या है? Ct क्या है?
सीटी मारने वाला है या क्या? सीटी इज द लेफ्ट कंसंट्रेशन। सीटी क्या है? बचा हुआ। घर से लेकर 100 रुपीज निकला, जब घर वापस आया तो मेरे पॉकेट में 40 रुपया बचा। तो ये 40 रुपया है, ये 40 रुपया, 40 रुपये बचा, जो घर आए तो 40 रुपया है ना। खर्चा कितना हुआ? 60 रुपीज। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 60। एक्स इज द कंज्यूम्ड अमाउंट, कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन, जो खर्चा हो गया। तो ये ध्यान रखना, सीटी क्या है? लेफ्ट कंसंट्रेशन। एक्स क्या है? दिस इज कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन, खर्चा जो हो गया। ये कितना बनेगा बताओ? एक्स। इसको कर देता हूं ऐसे, रहने दे, एक्स रहने दो। चलो चलो, अगर लिखना है रेट ऑफ रिएक्शंस एट टाइम टी, क्या लिखूंगा बताओ? डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट लिख दूं? देखो, क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये डिफरेंशियल रेट टी टाइम पर, और ये इंटीग्रेटेड रेट टी टाइम पर। ये वैल्यू तो 1 होने वाला है। चलो, तो यहाँ से क्या मैं ये लिख दूं? थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला फिजिक्स में सीखते हो, बेसिक मैथमेटिक्स वहां पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलो, इससे डर लगता है। ये जो एक काली एक काली माँ है ना, जो तो उनका कट्टा एक हाथ में ली रहती है ना, उसी तरह है। तो इसे डर थोड़ा लगता है। चलो, इनिशियली देखो, टाइम टाइम अगर 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था बताओ? सी नोट। टाइम जब टी टी पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है देखो बताओ? सी टी। चलो, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन आप जानते होगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह यहाँ पर x की जगह ct है, तो क्या लिख सकता हूँ? ct माइनस भी रहेगा। हाँ, माइनस ऐसे कर देता हूँ। हाँ, हो जाएगा, रुक जाओ, लिख सकता हूँ। और ये क्या हो जाएगा बताओ? k कांस्टेंट है, t लिमिट रखना है तो रख दो अभी 0 से t। चलो, क्या आ जाएगा फाइनली? क्या आ जाएगा बताओ? सी नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। लिख सकते हैं। यहां से ऊपर वाला रखो, फिर नीचे वाला, तो सी नोट बाहर आ जाएगा ना, सी नोट। ये माइनस पहले से है ना माइनस, तो ये दूसरा फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ऑर्डर के लिए यही फॉर्मूला यूज करोगे। सी टी इज इक्वल टू, क्या है देखो, ये सी टी को इधर ले जाओ। ये सी टी ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। हाँ, ये माइनस प्लस हो गया था थोड़ा। सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। तो क्या देख रहे हो? सी टी इज द लेफ्ट कंसंट्रेशन, सी नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, सीटी का वैल्यू लीनियरली घटेगा। सीटी का वैल्यू लीनियरली घटेगा। इसका ग्राफ भी बनाएंगे अभी।
ग्राफ भी बनाएंगे तो यहाँ से क्या पता चलता है, जैसे जैसे एज द टाइम गोज concentrations of reactant decreases linearly मतलब ऐसा एक्सपोनेंशियली, मतलब इस तरह इसका ग्राफ आगे बनाएंगे, एक जगह ग्राफ बनाएंगे, बनाओगे ना ग्राफ तो ऐसा आएगा कुछ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज लिनियरली। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन भी लिख ले, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, for zero order reactions concentration of reactant decreases linearly with time, decreases linearly with time, decreases linearly with time। चलो एक और फॉर्मूला आना, ये तो देखो रिएक्टेंट से रिलेटेड है। अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करना चाहता हूं तो सीटी की जगह क्या कर दूं ना, सीटी की जगह सी नोट माइनस एक्स रख दो, क्या आ जाएगा देखो, यही आएगा। तो ये थर्ड फार्मूला, सीटी के जगह हम क्या किया, सी नोट माइनस एक्स रख दिया, सी नोट कैंसल्स, एक्स इज इक्वल टू के टी। तो क्या देखा आपने, क्या कुछ दिख रहा है वो, अब दिख रहा है, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इट विल इंक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम। इसका मतलब यही होता है, इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। हाँ प्लॉट करेंगे, अभी एक जगह करवा दूंगा। तो यहाँ पर लिख लो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस comma concentration of product, concentration of product increases linearly with time, increases linearly with time। आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू किए? सही में क्वेश्चन बनाना शुरू की? कितना, 5, 10, 15 जितना पढ़ाया कर लिए। चलो बहुत अच्छा, बन गया। कुछ डाउट है, कितना परसेंट बना, कौन पर टफ लग रहा है? वो पहला पार्ट हो गया, इजी है। ये कंसंट्रेशन वाला टर्म ये सब कर ली, हो गया। अच्छा अब ये सब टफ लगता है, ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला उसमें भी आएगा, 4-5 फॉर्मूला, 10 फॉर्मूला याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर, ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे फर्स्ट ऑर्डर ये है। अच्छा छोड़, अभी समझ गई। अच्छा। आप लोग क्वेश्चन को कभी प्रणाम, क्वेश्चन के साथ क्या डर लगता है, डर। चलो तो आप लोग क्वेश्चंस किया, इसके पहले वाला किया? चलो वो तो आया, लग रहा है बहुत दिन के बाद आया ना, नया नया कॉपी भी लग रहा है। क्या तेरा भी लगता है इरादा कुछ चेंज हुआ है उसके जैसा? और एक कहाँ गया फ्लक्चुएशन? अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। ये मोह, ये जो होता है ना, मोह माया की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा तो थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। ये मोह माया की दुनिया छोड़ना पड़ेगा। हाँ उसमें ट्रैप हो जाएगा
तो फिर दिक्कत है। चलो उसके बाद चौथा फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इसमें निकालते हैं टी 100%, टी 100%, या इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम टी 100%, कितना टाइम में मेरा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 100% ऑफ द रिएक्शन। It is the time taken to complete. It is the time taken to complete. It is the time taken to complete 100% of the reactions. It is the time taken to complete 100% of the reactions. इसका मतलब होता है, अगर मैथमेटिकल भाषा में समझाऊं, कि सीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 100% कंप्लीट होने का मतलब होता है सीटी का वैल्यू 0। 100 रुपीज लेकर गए और पॉकेट में एक भी रुपया नहीं बचा, तो सीटी का वैल्यू 0। अब सीटी का वैल्यू रखो कौन सा फॉर्मूला में, सीटी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। इसको 0 कर दो, क्या आ जाएगा बताओ। टी, यहाँ पर टी 100% कर लेना। टी 100% कितना आएगा, ये सब याद रखना है। दैट इज सी नोट अपॉन 2k, ये आएगा ना, या क्या आएगा ओनली, सी नोट अपॉन के। अच्छा 2k आएगा, हाफ लाइफ निकालेगा तो ना, ये 100% है। ये चौथा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और, उसके बाद लिखे टी हाफ, हाफ लाइफ। इसको हम बोला करते हैं टी 50% और या टी हाफ। इसका मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ, आधा रिएक्टेंट को कंज्यूम होने में जो टाइम लगेगा। तो लिख सकते हो इट इज द टाइम टेकन टू कंज्यूम 50% ऑफ रिएक्टेंट। इट इज द टाइम टेकन टू कंज्यूम 50%, 50% ऑफ द रिएक्टेंट, of the reactant. It is the time taken to consume 50% of the reactant. That is, Ct is equal to C naught by 2। 50% कंज्यूम होने का ये मतलब होता है। चलो तो आपको क्या करना है, फिर यही अपना गोल्डन फॉर्मूला में इसको रखिए। ये सी नोट बाई 2, सी नोट माइनस के, टी 50%, टी हाफ। यहाँ से टी हाफ निकालिए, कितना आएगा, दैट इज सी नोट अपॉन 2k। क्या मैं ये बोल सकता हूँ टी 100%, टी 100% इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, बोल सकते हैं क्या। देखो टी हाफ का वैल्यू यहाँ रखो तो आ जाएगा सी नोट अपॉन के आ जाएगा। कभी कभी जैसे अगर मैं टी हाफ निकाल लिया जीरो ऑर्डर के लिए, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी 100% आ जाएगा।
अब थोड़ा ग्राफ से डील कर लेते हैं। तो लिख लो ग्राफ, इसमें जो इंपॉर्टेंट ग्राफ आएगा उसको देखेंगे। सबसे पहला ग्राफ आपको मिलने वाला है, दैट वन इज रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशंस। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यही है ना। इसका मतलब होता है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो कैसा लाइन आएगा बताओ। आप कॉन्सेंट्रेशन को कुछ भी करो, रेट आपका कांस्टेंट रहेगा। दूसरा ग्राफ, concentration of reactant versus time। तो देखो ये इक्वेशन भी लिख देता हूं, Ct इज इक्वल टू सी नोट माइनस Kt। ये Ct है। Ct कैसा आएगा बताओ। इनिशियली जब टाइम जीरो रखेगा तो क्या Ct का वैल्यू कितना है, सी नोट, ये सी नोट है। फिर घटना शुरू हुआ, घटता जाएगा, ऐसा घटता गया। ये क्या होगा बताओ, ये पॉइंट T 100%, 100%। यहाँ पर पूरा रिएक्टेंट, पूरा Ct का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर क्या होगा, Ct का वैल्यू जीरो हो जाएगा, पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा। और टाइम क्या होगा, T 100%। यही है ना, सी नोट अपॉन के। व्हाट अबाउट स्लोप थीटा, ये जो tan थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू, बताओ, माइनस के। जीरो ऑर्डर के लिए एक चीज एप्लीकेबल होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट घटता है। इसका मतलब क्या होता है समझे। मान लो यहां से यहां, यहां से यहां आपका अगर मान लो कि x कॉन्सेंट्रेशन, या इसे इसे लिखो ना, यहां से यहां मान लो कि 10 यूनिट ड्रॉप किया, 10 यूनिट ड्रॉप किया, कितना टाइम में, अगर 10 यूनिट ड्रॉप किया तो ये भी मान लो कि 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 10 यूनिट ड्रॉप किया। मतलब पहले 100 था, 100 से 90 आने में कितना कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड लगा। तो अभी अगला 20 सेकेंड में, अगला 20 सेकेंड में भी कॉन्सेंट्रेशन का ड्रॉप 10 ही होगा। मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी 80। बोला जाता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम। ये समझ रहा है, पहले यहां से यहां 10 का ड्रॉप, तो अगले इक्वल टाइम में 10 का ही ड्रॉप होगा। अभी और 20 सेकेंड में क्या होगा, फिर से 10 में ड्रॉप होगा, 10 का ड्रॉप होगा। ये चीज समझ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज लिखना, ये क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल, इसको पहले बना लो आप, अच्छा रहेगा। देखो और किन्हीं को समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैं दूसरे तरीका से भी बता रहा हूँ।
मान लो कि इनिशियली 100 कंसंट्रेशन 100 है, 100 मोल है, तो 100 से 50 लाने में कितना टाइम लगेगा बताओ, हाफ लाइफ। तो अगले टी हाफ में अगले टी हाफ में भी क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यही बता रहा हूं कि इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम। टी हाफ में ये क्या आ गया, 50 आ गया, अगले टी हाफ में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर बोलना चाह रहा हूं मैं, इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसी तरह देखो आगे जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बोलूंगा इक्वल परसेंटेज ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम। फिर से मैं वहां पर ये बताऊंगा, वहां पर कंपेयर करवाऊंगा। दो चीज होता है, 0 ऑर्डर के लिए इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम, बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल परसेंटेज ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम। ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सब चीजें। तो यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है तो लिख लो, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस, कॉमा इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट, इसको अंडरलाइन कर ले, इक्वल अमाउंट ड्रॉप, इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम। अगला ग्राफ, ये कैसा होगा बताओ, लिनियरली इंक्रीज करेगा। पांचवा ग्राफ, इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख लेना, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k सी नोट। y इज इक्वल टू mx, स्लोप 1/2k। इतना ग्राफ आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसका अगला सेक्शन आता है इसका, दैट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल में लिखो पहला, फोटोकेमिकल इक्वेशंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर बेसिकली 0 ऑर्डर रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल भी अक्सर मेडिकल नीट एग्जाम में पूछा करते हैं। एग्जाम्पल फोटो केमिकल रिएक्शंस, इसका मतलब क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है, दैट वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस।
ये क्या है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसको जब तक हम सनलाइट नहीं देंगे ना तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। अब CH मीथेन का जैसे वो भी एक तरह का फोटोकेमिकल रिएक्शन ही है। अगर इसका मीथेन पर अगर हम, ये भी बिना सनलाइट का रिएक्शन होगा ही नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जो कि एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसमें 3 स्टेप होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। देखो इसमें एक बार क्वेश्चन जैसे पूछे थे जी, अगर मैं देखो H2 और I2 का, H2 और Cl2 का अगर कितना भी मोल चेंज कर लो, अगर आप इसको सनलाइट नहीं दिखाओगे ना तो ये कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, रेट ऑफ दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस will not depend upon the concentration of H2 or Cl2, but it will depend upon what, intensity of light। अगर आप ज्यादा सनलाइट गिराओगे इस रिएक्शंस के ऊपर तो रिएक्शंस फास्टर कंप्लीट होगा, अगर कम सनलाइट गिराओगे तो ये रिएक्शंस टाइम लगेगा, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज लिख लेना है, दैट वन इज क्या लिखना है, दैट वन इज रेट ऑफ reactions that is directly proportional to intensity of light। लाइट का इंटेंसिटी जितना ज्यादा हाई रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस आपका उतना ही फास्टर होगा। दूसरा एग्जांपल, दैट वन इज decomposition of gases on metal surface decomposition of gases on metal surface at high pressure, decomposition of gases on metal surface at high pressure at high pressure। कुछ बोलता तो नहीं है ना ये सब, नहीं तो वो यहाँ पर जैसे है ना कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बोलेगा हमको कान में लगाते हैं तो अजीब जैसा लगता है, एक लग रहा है, इससे अच्छा ऐसे ही ठीक है। चलो तो क्या मैं बोला, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस एट हाई प्रेशर। जैसे एग्जांपल इसका देख लो, अगर अमोनिया गैस का आप डिकम्पोजिशन करा रहे हो, डिकम्पोजिशन मतलब क्या, इसको तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, कौन सा मेटल पर, ये जनरली प्लेटिनम, कौन सा मेटल देखने गई आपने, हाँ गोल्ड, नहीं मोलिबेडनम या टंगस्टेन, हाँ ये ध्यान रखना, मोलिबेडनम या टंगस्टेन के सरफेस हम करा रहे हैं, इसके सरफेस पर कराएंगे, क्या क्या बनेगा, नाइट्रोजन्स और हाइड्रोजन्स बनेगा। ठीक, तो ये जो है ना, ये रिएक्शन जो है एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अगर हाँ एक चीज और बता दो, यही डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस अगर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, देन इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वहां पर लिखाऊंगा मैं, बट अगर हाई प्रेशर रहेगा तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसे एक और एग्जांपल ध्यान रखना, दैट इज HI का डिकम्पोजिशन ऑन गोल्ड सरफेस,
ये भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। थर्ड ध्यान रखना, थर्ड catalysis, catalysis of हाँ लिखना एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ये बेसिकली जो होते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में, तो रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट बोला करते हैं, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज चलता है, एक सबस्ट्रेट चलता है, एक रिएजेंट चलता है। रिएजेंट क्या करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, अटैक करता है। रिएजेंट भी दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और सबस्ट्रेट मेनली आपका कार्बन रिलेटेड कंपाउंड जो होता है। तो मेनली जो सबस्ट्रेट होता है एंजाइम के प्रेजेंस में, ये क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस होता है, जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, बेसिकली दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये तीन एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। अब रही एग्जांपल, अब एग्जांपल करते हैं कुछ। ये इसका लास्ट पार्ट है, मतलब जीरो ऑर्डर का लास्ट पार्ट, मतलब एग्जांपल। एग्जांपल हो गया, और फिर अभी हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे, क्वेश्चंस जिसका इंतजार आप लोग को रहता है ना, क्वेश्चंस का। देखो क्वेश्चंस है, ए गिव्स राइज टू बी, बी के का वैल्यू दे दिया है, that one is 2 into 10 raised from -3, calculate concentration of B at t is equal to 10 minute and t is equal to 20 minute। पहला क्वेश्चन करो। ए गिव्स राइज टू, प्रोडक्ट है, ये बोल दिया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। सर टी इज इक्वल टू क्या लिखा है सर? टी इज इक्वल टू 10 मिनट, टी इज इक्वल टू समझा 10 मिनट, और टी इज इक्वल टू 20 मिनट। सर 10 मिनट पे 1.2 एंड 20 मिनट पे 2। हाँ सर 10 मिनट पे कंसंट्रेशन ऑन 1.2।
हाँ 1.2, ठीक है ठीक है। and ये 20 minutes 2.4. 2.4, चलो देखता हूँ। चलो ये बी करो, बी के का वैल्यू, और एक इसमें लिख लेना 1.2। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन भी ये सब सॉल्व करना है, सब डाटा दिया हुआ है। ये अगर चेंज करना है तो इसको सी नोट कर लो, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? 10 मिनट पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ये क्या है? 10 मिनट पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। चलो पहला हुआ या नहीं? पहला 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 देखो, देखो A gives rise to B। अगर B का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सिंपली हम जानते हैं X इज इक्वल टू KT। X इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T, यही है ना? CT is the concentration of A after time T. X is the concentration of B product after time T. चलो तो अभी क्या करना है? K का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो निकाल लो। X इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू 10 रेज पावर -3 इंटू 10। चलो यही होगा ना? यही होगा। सर into 60 मिनट पे था हाँ, वो। अब ये यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सेकेंड है और यहाँ पर डाटा क्या दिया? मिनट में दिया हुआ है, तो आप इसको भी सेकेंड में चेंज करें। सेकेंड में चेंज करोगे तो क्या होगा बताओ? 1 मिनट में ये कितना हो जाएगा बताओ? 6, 12 और ये 2, 1.2 मोलर। चलो इसी तरह क्या निकालना है? 20 सेकेंड पर, तो x इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 60, यही हो जाएगा इतना मोलर। 6, 12, 24, 2.4 आ जाएगा। देखो ऐसे भी समझो, यहाँ थोड़ा लॉजिकली चलो। 0 से 10 सेकेंड में बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा? 1.2। तो अगले 10 सेकेंड में, अगले 10 मिनट में कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? इसका जस्ट डबल देखो, 2.4 आ रहा है ना? यही ना बताया। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल टाइम फॉर रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल प्रोडक्ट बढ़ेगा, यही हो रहा है ना? चलो ये बताओ, ये हाँ, ये टाइम जो भी होगा ना, मिनट सेकंड जो भी रहे, दिस इज क्या? concentration of A आफ्टर जो भी 10 सेकेंड, 10 मिनट, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 10 सेकेंड। ऐसे उसका जरूरत पड़ेगा कहीं क्या? जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको लगता है क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ, के का वैल्यू निकालने में जरूरत पड़ सकता है। चलो तो सबसे पहले क्या करें आप? के का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे के का वैल्यू? ये फॉर्मूला देखो, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी होता है।
तो आपको देखो दो डिफरेंट टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? अच्छा रुक जाओ, ये C10 पुट करो 0.08 दैट इज 0.01 माइनस के, टाइम कितना है 10। अच्छा निगेटिव वैल्यू आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ये इसमें माइनस करेगा ना, तो 0. के का वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो फिर गलती हो रहा है ना। अच्छा है तो आएगा ही ना माइनस में, क्यों? अब देखो रिएक्शंस की बात कर रहे हो, अब हम कंसंट्रेशन को ही बढ़ा दिए तो गलत होगा ना, कंसंट्रेशन तो कम होना चाहिए ना। तो ये यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, यहाँ पर क्या करना ना, कुछ रुक जाओ थोड़ा डाटा चेक कर लेता हूँ। ऐसा करो ना, चेंज कर लो इसको, ये चेंज कर लो, फिर देखो दिक्कत होता है। ये 0.08 कर लो और इसको 0.01 कर देते हैं। चेंज कर लीजिए। आप बताओ के का वैल्यू माइनस में है तुम्हारा 7 इंटू 10⁻³ व्हाट अबाउट यूनिट? मोल पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड नहीं, मोलर पर सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चंस में ना कुछ नहीं बोलेगा, आपको के का यूनिट को देखकर समझ में आना चाहिए कि 0 ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का है। चलो ये तो निकल गया, के निकल गया, तो क्या हम टी हाफ निकाल सकते हैं? टी हाफ कितना हो जाएगा? दैट इज C0/2K, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या करना है, C0/K कर देना है। ये कितना जाएगा? 5.7 मिनट। और ये कितना? अच्छा सेकेंड, हाँ। और ये इसका जस्ट डबल, कितना? 4 और 11, 11.4 सेकेंड। ये कितना? के का वैल्यू तो निकाल चुके हैं। आर नोट इज द क्या? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा? आर नोट का वैल्यू के इक्वल होगा ना, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ यही रखोगे ना, दैट इज C0⁻0। देखो एक ही साथ 4-5 क्वेश्चंस करवा दिया हूं। चलो तो हो गया, आज के लिए इतना ही। हम लोग 0 ऑर्डर का कुछ और क्वेश्चंस अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और फिर इसमें और क्या बचेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस भी थोड़ा देखेंगे, और फिर उसके बाद आरएनएस इक्वेशंस। Thank you, sir.